पाकिस्तान से आई बहू। सचिन सीमा हैदर और उसके 4 बच्चों को पुलिस वालों से बचाते हुए अपने घर ले आता है, जहां उसके माता पिता उससे सवाल जवाब करते हुए पूछते हैं, अरे ये क्या इतने सारे बच्चे, और ये औरत कौन है सचिन? माँ, ये देखो, ये तुम्हारी बहू है। इसका नाम है सीमा हैदर और ये 4 बच्चे इसके हैं। वो क्या है ना कि हम दोनों ने शादी कर ली है, लेकिन माँ एक ही दिक्कत है कि ये पाकिस्तानी है और यहाँ के पुलिस वालों को पता चल गया है कि भारत में एक पाकिस्तानी महिला आ गई है, जिस वजह से वो लोग हमारे पीछे पड़ गए हैं। इसीलिए मजबूरी में हमें यहाँ आना पड़ा। माँ, ये क्या बोल रहा है? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तू कहना क्या चाहता है? मुझे साफ साफ समझा। माँ, मैं आपको सारी बात बताता हूँ कि कैसे हम दोनों मिले, कैसे हम दोनों में प्यार हुआ और कैसे हमने शादी की और कैसे सीमा पाकिस्तान से भारत आई। मैं सब बताता हूँ, सुनो। सचिन अपने माता पिता को सारी बातें बताता है। पबजी खेलने के दौरान पहली बार जुलाई के महीने में साल 2020 में सीमा हैदर और सचिन मीना की बात एक दूसरे के साथ हुई और देखते ही देखते ये बातचीत प्यार में बदल गई। इन्होंने एक दूसरे के व्हाट्सएप नंबर को एक्सचेंज किया और व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल और व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से बात करने लगे तथा इनके बीच अच्छी दोस्ती हो गई। इस प्रकार से इन्होंने साल 2021 के जनवरी के महीने में एक दूसरे के साथ ऑनलाइन अपने प्यार का इजहार कर दिया और एक दूसरे से मिलने के रास्ते तलाशने लगे। सीमा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। मेरे प्यार के सामने ना ये भारत पाकिस्तान कुछ भी नहीं है। तुम्हारे लिए तो मैं आसमान से चांद तारे तोड़कर ला सकता हूँ और तुमसे मिलने के लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, मैं इस आसमान को चीर कर तुम्हारे पास आ सकता हूँ तुमसे मिलने के लिए। बस मुझे तुम्हारे साथ रहना है। सचिन, तुम समझने की कोशिश करो। मेरे 4 बच्चे हैं और उन बच्चों को लेकर आना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। बाकी तुम चिंता मत करो। मैं अभी इस जबरदस्ती वाले रिश्ते से तंग आ चुकी हूँ। मुझे किसी भी तरह इस शहर से छुटकारा चाहिए। इसने मेरी जिंदगी नरक बना कर रख दी है और मैं चाह कर भी इसके साथ नहीं रह सकती, क्योंकि मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करती हूँ। तुम्हारे साथ अपने 4 बच्चे और करना चाहती हूँ। ठीक है, तुम एक बार वीजा बनवा के देखो ना। सचिन इतना बता ही रहा था कि तभी सचिन की माँ उसको एक थप्पड़ मारते हुए कहती है, अरे चिलगो से लोग यहाँ भारत में लेकर लोग इतनी सुंदर लड़की नहीं पिटा पा रहे और तू जली हुई बीड़ी जैसी शक्ल लेकर पाकिस्तान की लड़की लेकर आ गया है। खुद तो बर्बाद ही हो रहा है, साथ में हम लोगों को भी बर्बाद करेगा। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि पाकिस्तान से ये भारत कैसे आ गई। इतना आसान है क्या पाकिस्तान की सीमा को पार करके भारत आना? माँ जी, मैं आपके बेटे से बहुत प्यार करती हूँ। इनके लिए पाकिस्तान की सीमा को पार करना, क्या मैं इनके लिए भगवान से भी लड़ सकती हूँ? मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा। मुझे बस इतना पता है कि मुझे अब सचिन के साथ ही रहना है। चाहे जो होगा वे देखा जाएगा। यह बताओ, तुम यहाँ कैसे आए? सीमा ने भारतीय वीजा के लिए अप्लाई किया, परंतु वह रिजेक्ट हो गया। इसके बाद सीमा को पता चला कि भारतीय लोग बिना किसी वीजा के नेपाल में जा सकते हैं। सचिन, मैंने भारतीय वीजा बनवाने के लिए अप्लाई किया था, लेकिन वह रिजेक्ट कर दिया गया। समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ मिलूं। इसलिए मुझे एक चीज पता चली है, भारतीय लोग बिना किसी वीजा के नेपाल में जा सकते हैं। तो क्यों ना हम नेपाल में मिले? ठीक है, फिर हम नेपाल में मिलेंगे और हमारी मुलाकात अब नेपाल में होगी। अब क्या था, कुछ दिनों बाद सीमा ने अपने बच्चों को पाकिस्तान में ही छोड़कर सचिन से अकेले नेपाल में मुलाकात की। इनकी मुलाकात नेपाल में हुई थी, जहां पर इन्होंने पशुपतिनाथ मंदिर में हिंदू रीति रिवाज से शादी कर ली। इन्होंने नेपाल में एक होटल में साथ में 8 से 9 दिन गुजारे। इसके बाद सचिन भारत चला गया और सीमा पाकिस्तान चली गई। सीमा, तुम्हारे बिना रहा नहीं जा रहा है। रात दिन बस तुम्हारा ही ख्याल आ रहा है। 8 से 9 दिन जो हमने साथ में गुजारे ना, आए हाय हाय, मुझे एक एक पल याद आ रहा है। कैसे तुम मेरे पास आई, कैसे हम मिले, कैसे मैंने तुम्हें छुआ। आई लव यू सो मच सीमा। मुझे अब बस तुम्हारे साथ रहना है। सचिन, मैं तुम्हें पल पल याद करती हूँ, लेकिन अभी समझ नहीं आ रहा कि मैं इंडिया कैसे आऊँ। इंडिया आने के लिए मुझे लाखों रुपए भी चाहिए। तुम चिंता मत करो, मैं पैसों का इंतजाम करता हूँ। सचिन, तुमको मेरी कसम, पैसे का इंतजाम तुम नहीं करोगे। मुझे रास्ता मिल गया कि कैसे पैसे का इंतजाम होगा। सीमा और सचिन दोनों हमेशा के लिए एक होना चाहते थे। सीमा अपने बच्चों को लेकर सचिन के पास जाना चाहती थी,
इसलिए वो अपनी जमीन की बिक्री तकरीबन 12 लाख रुपए में करती है और फिर फ्लाइट से वे कराची से सारा जहां पहुंचती है। जैसे तैसे सीमा पाकिस्तान की सीमा को पार करते हुए इंडिया आ गई और यहाँ पर सीमा हैदर की मुलाकात सचिन से हुई। सचिन उसे अपने भाड़े के रूम में लेकर चला गया। सचिन दिन के समय में अपने परिवार के साथ रहता था और रात को सीमा और उसके बच्चों के साथ। ऐसे ही देखते देखते सीमा और सचिन को 2 महीने बीत गए। अब सीमा को बच्चों की पढ़ाई की चिंता लगने लगी और वह सचिन से बोलती है, सचिन आखिर ऐसे कब तक चलता रहेगा? बच्चों की पढ़ाई खराब हो रही है। पाकिस्तान से मैं अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ आ गई हूँ। समझ में नहीं आ रहा कि बच्चों का एडमिशन कैसे करवाए। यहाँ पर अगर लोगों को पता चल गया कि मैं एक पाकिस्तानी हूँ तो ना जाने क्या होगा। अरे तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैंने एक वकील से बात कर ली है। बस वो हमारी भारतीय शादी करवाने के लिए तैयार हो जाए, उसके बाद तो हमें भारत की नागरिकता मिल जाएगी ना। और क्या, फिर बच्चों का एडमिशन भी स्कूल में हो ही जाएगा। फिर तुम सीमा मीणा कहकर जानी जाओगी, सीमा हैदर वैदर नहीं। चिंता मत करो, सब हो जाएगा। ठीक है, फिर मैंने आज तुम्हारे लिए बिरयानी बनाई है, तो चलो जल्दी से हाथ मुंह धोकर बिरयानी खा लो और उसके बाद जाकर वकील से बात कर लेना, क्योंकि धीरे धीरे समय बीत रहा है। जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे ही बच्चों की उम्र बढ़ती जा रही है। अगर एडमिशन लेट हो गया तो इनका फ्यूचर खराब हो जाएगा। ये तुम बिल्कुल चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। चलो अब जल्दी से बिरयानी तो खिलाओ, जरा देखें तुम्हारे हाथ का जादू। थोड़ी देर बाद सचिन वकील के पास जाता है। वहाँ जाकर अपनी और सीमा की भारतीय शादी की बात करता है। इसके बाद वकील दोनों की डॉक्यूमेंट चेक करते हैं। सीमा का डॉक्यूमेंट देखने के बाद वकील समझ जाता है कि ये एक पाकिस्तानी महिला है। वह तुरंत पुलिस को फोन करके इसके बारे में बताता है। पुलिस अब सचिन और सीमा की तलाश कर रही थी। बस माँ, इसीलिए हम दोनों यहाँ आ गए। अब समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, कहीं इन पुलिस वालों की वजह से हम अलग न हो जाएं। खुद तो मरेगा, साथ में हमें भी मरवाएगा। एक काम करते हैं, हम सबको यहाँ से जाना पड़ेगा। हम अपने गांव चले जाते हैं, शायद वहाँ किसी को पता नहीं लगेगा। सचिन अपने माता पिता और सीमा और बच्चों के साथ गांव जाने के लिए निकल जाता है। वे सभी इस बात से अनजान थे कि उनके साथ आगे क्या होने वाला है। रास्ते में उन्हें पुलिस पकड़ लेती है और 2 से 3 दिन तक उनसे लगातार पूछताछ करती है। पूछताछ के दौरान पुलिस उन्हें पासपोर्ट और विदेशी अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार कर लेती है और 1-2 दिन बाद उन सभी को छोड़ देती है। जज ने सभी को पता बदलने और देश ना छोड़ने का आदेश दिया था। अब क्या था, सीमा हमेशा हमेशा के लिए सचिन के साथ रहने लगती है। इसमें सचिन के परिवार वाले भी उसका साथ दे देते हैं। प्रिया और उसका परिवार बहुत गरीब थे, पर फिर भी प्रिया का पति अजय उसको हमेशा खुश रखता, पर उसकी सास हमेशा प्रिया से नाराज रहती। ऐसे ही एक दिन प्रिया खाना बनाती है और थोड़ा सा खाना ज्यादा बन जाता है। उस बचे हुए खाने को देखकर प्रिया की सास सुमित्रा को बहुत गुस्सा आता है और वो प्रिया पर भड़कने लगती है। बहू, ये सब क्या है? क्या तुझे खाने का हिसाब नहीं पता कि हम सब कितना खाते हैं? माँ जी, मैंने तो रोज जितना ही खाना बनाया था, पर पता नहीं आज थोड़ा सा खाना कैसे बच गया। अच्छा, तो अब तुम मुझसे झूठ भी बोलने लगी। बहू, घर में खाना 2 ही कारण से बच सकता है, या तो तू बाहर से कुछ खाकर आई थी, या तो फिर तूने खाना ज्यादा बनाया था। अरे मैं भी बहू रह चुकी हूँ, पर मजाल है आज तक मुझसे कभी भी थोड़ा सा खाना भी ज्यादा बना हो। ऐसा नहीं है माँ जी, मैं सच कह रही हूँ। भला मैं क्यों चाहूंगी कि मेरे घर का अनाज बर्बाद हो, और वो भी जब एक एक रोटी के लिए हम लोग तरसते हैं। अरे कल मोही, इतनी भोली मत बन तू तो चाहती है कि हम सब भूखे मर जाए। वैसे भी मैंने सुना है तुझे लोगों को अपने हाथों का खाना खिलाने का बड़ा शौक है। हाँ, तूने पड़ोसी के घर में खाना भिजवाने के लिए जानबूझकर खाना ज्यादा बनाया है ताकि तू ये खाना किसी और को खिला सके। इतना बोलकर सुमित्रा वहाँ से चली जाती है। सुमित्रा की ये बात सुनकर प्रिया को बहुत दुख होता है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और घर का राशन खत्म हो जाता है, जिस पर एक बार फिर सुमित्रा प्रिया को ताने देने लगती है। और करो खाने की बर्बादी, बहुत शौक है ना लोगों को दावत देने का। यहाँ घर में खुद खाने के लिए कुछ नहीं बचा, महारानी रोज लोगों को घर में बुलाकर दावत करवाती है। माँ जी, मैंने कब किसको दावत दी? आप हमेशा मुझे भला बुरा क्यों सुनाती हो? आप ये भी तो देखिए, इस बार का राशन 2 महीने चला है, जो राशन 1 महीने चलता था। सोचे मैंने कैसे पेट काट कर 1 महीने के राशन को 2 महीने में चलाया होगा। आज प्रिया चुप नहीं रहती और अपनी सास को जवाब दे देती है, जिस वजह से सुमित्रा को बहुत गुस्सा आता है
और वो प्रिया पर हाथ उठा देती है। उसी बीच प्रिया का पति अजय वहां आ जाता है और ये सब देखकर अपनी माँ से कहता है, माँ आप ये क्या कर रही हो? आपने प्रिया पर हाथ क्यों उठाया? पूछ अपनी बीवी से। अरे तेरी बीवी हर समय माता रानी के आगे बैठकर उनसे प्रार्थना करती है कि अगर हमारा घर बड़ा हो जाएगा तो मैं यहाँ लोगों को दावत दूंगी। अरे इस कलमोही को बता, जब से ये अपने अशुभ पैर लेकर इस घर में आई है तब से इस घर की खुशियाँ चली गई है, इस घर की लक्ष्मी रूठ कर चली गई है। अब कभी हमारा घर नहीं बन पाएगा और ना ही हम किसी को दावत दे पाएंगे। और आज इस लड़की ने आज मुझसे जुबान लड़ाई है। बस करो माँ, आप इतनी छोटी सी बात पर प्रिया पर हाथ कैसे उठा सकती हैं? अगर प्रिया का सपना है कि वो घर बनने के बाद लोगों को अपने घर दावत पर बुलाए तो इसमें क्या खराबी है? क्या आप नहीं चाहती कि हम इस गरीबी से उठें और क्योंकि घर का राशन खत्म हो गया इसलिए आपको ब्लेम नहीं कर सकती हो? अनाज है, एक ना एक दिन खत्म होना ही था। अजय अपनी बीवी की साइड लेता है और अपनी माँ को ही समझाने की कोशिश करता है। अपने बेटे को अपनी बहू की साइड देखकर सुमित्रा को बहुत गुस्सा आता है और वो मुंह बनाकर सोने के लिए चली जाती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और प्रिया हमेशा की तरह माता रानी से बस एक ही प्रार्थना करती है, हे माता रानी, अब तो मेरी सुन लो। आखिर आप कब तक मेरी इस तरह से अग्नि परीक्षा लेती रहोगी? मेरे पति को कोई नौकरी दिला दो ताकि वे मेहनत मजदूरी छोड़ सके और हमारा घर जो पूरी तरह से टूट गया है उसे हम दोबारा बनवा सके। माँ, दावत सब करते हैं, मैं भी एक बार अपने इस गरीब खाने में लोगों को दावत पर बुलाना चाहती हूँ। माँ मेरी प्रार्थना सुन लो, ये एक गरीब की पुकार है। प्रिया दिन रात माता रानी के सामने प्रार्थना करती है और अपने पति की आर्थिक तौर पर मदद करने के लिए खुद भी काम करने लगती है। अब दोनों पति पत्नी जैसे कुछ पैसे जोड़े जाते हैं और आखिरकार अपना टूटा हुआ घर बनवा लेते हैं। देखो प्रिया, आज तुम्हारा सपना पूरा हुआ, हमारा घर बनकर तैयार हो गया है। आज मुझे भी बहुत खुशी हो रही है बहू। मैं हमेशा ताने देती रही, पर आज अपना छोटा सा बना हुआ घर देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। अब हमें बारिशों में भी दिक्कत नहीं होगी। बहू, तेरा हमेशा से सपना था ना कि तू अपना घर बनाए और लोगों को दावत पर बुलाए। हाँ माँ जी, सपना तो है, पर अब मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं लोगों को दावत दे सकूं। ऐसा मत बोल बहू, तेरी सास जो है हमेशा तेरे रास्ते में रुकावट बनती रही है, आज वे तेरे रास्ते से हट रही है। मेरे पास कुछ पैसे पड़े हैं तो उन पैसों से दावत कर। मैं मोहल्ले वालों को बता देती हूँ कि कल की दावत हमारी ओर से है। अपनी सास का बदला रूप देखकर प्रिया की खुशी दोगुनी हो जाती है और वो दावत की सारी तैयारियां कर लेती है। पर अगले दिन दावत के समय पर ही तेज बारिश होने लगती है, जिस वजह से वो अपने छोटे से घर में मोहल्ले वालों को बैठाकर नहीं खिला पाती और उसकी मुश्किलें बढ़ जाती है। अजय, अब हम क्या करें? कितनी बारिश हो रही है, गली में पानी भर गया है और हमारा इतना छोटा घर है कि हम घर में किसी को दावत भी नहीं खिला सकते। अब क्या होगा? हमारा सारा खाना बर्बाद हो जाएगा। इस बारिश की वजह से हमारी दावत कहीं अधूरी ना रह जाए। प्रिया, तुम हिम्मत क्यों हारती हो? ये बारिश हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, हमारा खाना बर्बाद नहीं होगा। हम आज ही दावत करेंगे। मैं कुछ पन्नी लेकर आ रहा हूँ, छत पर हम टेंट लगा देंगे और मोहल्ले वालों को बारी बारी करके छत पर बैठाकर खाना खिलाएंगे। हाँ बहू, अजय बिल्कुल सही कह रहा है, तू फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा। जा बेटा, तू जाकर पन्नी ले आ ताकि हम टेंट लगाकर अपनी दावत पूरी कर सके। अब क्या था, अजय बारिश में भीगता हुआ कुछ पन्नी खरीद कर लाता है और छत पर पन्नी से टेंट लगा देता है और उस टेंट के नीचे ही मोहल्ले वालों को अपने हाथों से बैठाकर खाना खिलाता है। अजय बेटा, इस बरसात में दावत करने की क्या जरूरत थी? बरसात रुक जाती तब कर लेते। आंटी, हमें पता नहीं था कि आज बरसात होगी। हमारे घर में टीवी भी नहीं जो हमें न्यूज के जरिए पता चल सके। आप सभी को हमने दावत के लिए बुला लिया था और घर में प्रिया और माँ ने मिलकर खाने की भी तैयारी कर ली थी। अब ऐसे में अगर आप लोगों को दावत नहीं देता तो हमारा खाना बर्बाद होता। मोहल्ले वाले भी क्या सोचते कि दावत की बोलकर दावत नहीं दी, इसलिए बरसात में भी इस तरह से मुझे दावत करनी पड़ी। बेटा, भगवान करे तेरी गरीबी बहुत जल्दी खत्म हो जाए और इसी तरह से तू धीरे धीरे दिन दुगनी रात चौगनी करे। इस तरह से अजय अपनी बीवी और माँ के साथ इस बरसात में दावत करता है और सभी मोहल्ले वालों को पेट